नमस्कार। कभी सोचा है कि गांव में सड़क बनेगी या नहीं, या पीने का साफ पानी कहां से आएगा? ये सब फैसले आखिर लेता कौन है? जवाब एक ऐसे सिस्टम में है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ है, पंचायती राज। चलिए आज इसी पावरफुल सिस्टम को करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, गांव की सरकार मतलब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन आखिर काम कैसे करता है? कौन लोग हैं जो गांव की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े फैसले लेते हैं? आइए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, पंचायती राज को आसान भाषा में गांव की अपनी सरकार कह सकते हैं। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक 3 लेवल का ढांचा है, जहां लोग सीधे अपने नेताओं को चुनते हैं ताकि गांव के मसले गांव में ही सुलझ सकें। और इस पूरे सिस्टम को जो असली ताकत मिली वो मिली 1992 में 73वें संविधान संशोधन से। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट था जब पावर राजधानियों से निकलकर सच में गांव-गांव तक पहुंची। तो ये सिस्टम बना कैसे है, इसे समझना बहुत आसान है। ये एक साफ सुथरे 3 लेवल के स्ट्रक्चर में बना है। चलिए एक एक करके हर लेवल को देखते हैं और समझते हैं कि ये मिलकर काम कैसे करते हैं। सबसे नीचे एकदम जमीनी लेवल पर होती है ग्राम पंचायत। इसके हेड होते हैं सरपंच या प्रधान। इनका काम गांव की बेसिक जरूरतें पूरी करना, जैसे पानी, साफ सफाई, गलियों में लाइट। फिर इसके ऊपर आता है पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पर काम करती है। ये अपने ब्लॉक के सभी गांवों को रिप्रेजेंट करती है और हेल्थ, एजुकेशन जैसे बड़े मुद्दों पर प्लानिंग करती है। और सबसे टॉप पर है जिला परिषद। ये पूरे जिले के डेवलपमेंट का प्लान बनाती है और नीचे की पंचायतों को सपोर्ट करती है। लेकिन एक मिनट, इस पूरे स्ट्रक्चर में असली पावर, असल ताकत है किसके हाथ में? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है ग्राम सभा। ये कोई कमेटी नहीं है, बल्कि गांव के सभी वोटर्स की सभा है। जी हां, 18 साल से ऊपर का हर एक नागरिक इसका हिस्सा है। पंचायत के किसी भी फैसले पर आखिरी मोहर यही ग्राम सभा लगाती है और पंचायत को जवाबदेह भी यही बनाती है। रियल पावर यही है। और सच कहें तो यही तो है असली डेमोक्रेसी। जब लोग अपने विकास से जुड़े फैसलों में सीधे हिस्सा लेते हैं, तब ही लोकतंत्र सच में जमीनी स्तर पर मजबूत होता है। जैसा हमने पहले बात की, 1992 का साल एक गेम चेंजर था। 73वें संशोधन ने पंचायती राज को सिर्फ कानूनी दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि उसे ठीक से काम करने के लिए एक मजबूत ढांचा और संवैधानिक अधिकार भी दिए। इस संशोधन ने 3 बहुत जरूरी बातें पक्की की। पहली, हर 5 साल में रेगुलर चुनाव। दूसरी, समाज के हर तबके की आवाज शामिल हो, इसके लिए महिलाओं, एससी और एसटी समुदायों के लिए सीटों का रिजर्वेशन। और तीसरी, पंचायतों को फाइनेंशियल पावर देना ताकि वो आत्मनिर्भर बने। अच्छा, सिस्टम समझ लिया, पावर भी देख ली, पर अब सवाल आता है पैसे का। गांव में विकास के जो काम होते हैं, उनके लिए पैसा कहां से आता है? पंचायतों के पास पैसा कई रास्तों से आता है। इसमें राज्य और केंद्र सरकारों से मिलने वाली ग्रांट्स होती हैं। कुछ पैसा प्रॉपर्टी या दुकानों पर लगने वाले लोकल टैक्स से आता है। फिर मनरेगा और स्वच्छ भारत जैसी सरकारी स्कीमों का फंड होता है। और कभी-कभी डोनेशन या कंपनियों की तरफ से भी मदद मिलती है। और इसी पैसे का इस्तेमाल करके पंचायत गांव में बहुत जरूरी काम करती है। विकास के प्रोजेक्ट्स प्लान करने से लेकर उन्हें लागू करने तक, गांव में सामाजिक न्याय बना रहे ये देखने तक, स्कूलों आंगनवाड़ियों पर नजर रखने और मनरेगा जैसी योजनाओं से रोजगार पैदा करने तक, पंचायत का हर काम सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। ये सिस्टम जितना पावरफुल कागज पर लगता है, जमीन पर इसे कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लक्ष्य और हकीकत में एक गैप है। देखिए, सपना तो ये है कि पंचायतें पूरी तरह से एक्टिव हों, पारदर्शी हों और गांव का तेजी से विकास करें। पर असलियत में कई मुश्किलें हैं, जैसे फंड की कमी, पंचायत सदस्यों की पूरी ट्रेनिंग न होना, करप्शन और स्किल स्टाफ की कमी। ये वो बाधाएं हैं जिन्हें पार करना जरूरी है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद एक बात तो माननी होगी, पंचायती राज आज भी हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। ये वो नींव है जिस पर ग्रामीण भारत का पूरा भविष्य टिका है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, इस लोकल डेमोक्रेसी को और मजबूत कैसे किया जा सकता है ताकि हर गांव सच में सशक्त बने। इस पर सोचना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी से ग्रामीण भारत का कल तय होगा।